मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बड़े नेताओं के कई भाषण इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो कि इतिहास में दर्ज हो जाता है। उसका प्रभाव युगांतकारी होता है। न केवल 5-7 साल बल्कि कई वर्षों तक वह बयान अपना रंग दिखाता है। और ऐसी ही एक घटना आज लोकसभा में घटी दोस्तों, जब संविधान संशोधन विधेयक जो कि परिसेवन से संबंधित है, महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पर जब 3 दिनों की चर्चा की आज संसद में शुरुआत हुई, लोकसभा में शुरुआत हुई, तो एक मौका ऐसा आया जब प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश जी आप हमारे मित्र हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये बताने का मौका दिया कि मैं भी किसी अति पिछड़ा का बेटा हूं। और आज ये संविधान ही है भारत का, आज भारत का लोकतंत्र ही है जिसके कारण मेरे जैसा व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सका है। ये भारतीय संविधान की ताकत है, इसीलिए मैं भारतीय संविधान की पूजा करता हूं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अति पिछड़ा समाज में जन्म जरूर मेरा हुआ है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री पूरे भारत का हूं। मेरी नजर में इस देश के 140 करोड़ से अधिक आबादी मेरी नजर में समान है। हाँ, हम शासन में हर व्यक्ति का, चूंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो सत्ता सबको संरक्षण देती है, सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी भारत के प्रधानमंत्री की होती है। मतलब आज का ये भाषण दोस्तों आप उसी कैटेगरी में रख सकते हैं जिसमें इंदिरा गांधी के निधन से पहले दिया गया वो भाषण याद कीजिए दोस्तों, जब इंदिरा गांधी ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा, मेरी खून का एक एक कतरा इस देश की मजबूती के लिए काम आएगा। याद कीजिए दोस्तों, वो भाषण कितने वर्षों तक कांग्रेस को चुनाव जितवाती रही। दोस्तों आज जो प्रधानमंत्री को जो मौका अखिलेश यादव ने दिलाया, उसे एक और अवसर से आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद के सत्र का अंतिम दिन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता, भाषण देने के लिए खड़े हुए लोकसभा के अंदर। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को शुभकामना देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, एक बार फिर से चुनाव जीत कर आइए। परिणाम क्या हुआ सबको पता है। मित्रों, मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में वह एक पात्र है जिसने हर मौके को भुनाने में कभी कोई चूक नहीं की, कभी आज तक किसी भी मौके को भुनाने में कमी नहीं रह गई। अब अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव जब लोकसभा में भाषण देने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जब टोका टाकी किया धर्मेंद्र यादव ने, तो उसी पर प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र यादव को ससम्मान बैठाते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये याद दिलाने के लिए कि मैं भी पिछड़े वर्ग में पैदा लिया हूं। दोस्तों आप अनुमान लगाइए, प्रधानमंत्री का 2014 में भी वो दिया गया वह बयान अपनी जाति के संबंध में कि मैं जिस जाति से आता हूं वो अति पिछड़ा समाज में आता है, वो चुनाव कैसे पलटा था दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि ये आज का भाषण, जाति का मामला प्रधानमंत्री का कई बार आ चुका है, कई बार प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, लेकिन मौका इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण लोकसभा में याद होगा आपको, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, जब जयललिता के शपथ के समर्थन वापस लेने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल उस 1 वोट से गिर गई थी, जो गिरधर गमांग जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन लोकसभा से इस्तीफा नहीं हुआ था। तकनीकी केवल रूप से उनको इस्तीफा देना था,
लेकिन लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था और उन्होंने आकर मतदान किया और उसी एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी। लेकिन उससे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव के भाषण में जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं किसी भी गलत तरीके से अपनी सरकार बचाने के लिए कोई भी पाप चिमटे से भी नहीं करूंगा जिसका दाग मेरे जीवन पर लग जाए। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम यह हुआ था मित्रों कि 13 महीने बाद जयललिता के द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण गिरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। 1999 में जबरदस्त बहुमत के साथ एनडीए को बहुमत मिला था, बीजेपी को नहीं, एनडीए बहुमत के साथ वो सरकार फिर से बनी थी और वो भाषण इतना लोकप्रिय हुआ था जिसका आपको शायद नई पीढ़ी को अनुमान नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का 1996 का भाषण, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मात्र 13 दिनों की सरकार बनाई थी, बहुमत नहीं जुटा पाई थी बीजेपी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी 1996 में भारतीय संसद में, लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। वाजपेयी की सरकार गिर गई थी 13 दिन के बाद, तब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उन 13 दिन के सरकार के खिलाफ के पक्ष में जब विश्वास प्रस्ताव पर वाजपेयी ने जवाब देने के लिए भाषण की शुरुआत किया, वो भाषण पूरे देश ने देखा और उसी के बाद भारत ने तय कर लिया था कि 1998 के चुनाव में अब की बारी अटल बिहारी, सबको देखा बार बार, इस अब की बार अटल सरकार। याद होगा जिन लोगों ने वो देखा है उनको याद होगा, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, यह नारा तभी लगा था जब अटल बिहारी वाजपेयी का 1996 में लोकसभा में पेश विश्वास प्रस्ताव पर वाजपेयी का भाषण हुआ था। दोस्तों याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी का एक जिसे हम कहते हैं ना पीएम मटेरियल, जो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, कब बने थे? जब कहा जाता है कि जवाब पंडित, वो मेरा देखा हुआ नहीं है, मैंने पढ़ा है, इसके अलावा और सभी घटनाओं का मैं भी प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था संसद के अंदर कि यह लड़का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का कद एकाएक बढ़ गया था। तो आज इसलिए संसद में मित्रों यह महत्वपूर्ण है, जिस मैंने कहा कि 2026-27 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी यह बयान नरेंद्र मोदी का बहुत मायने रखेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इनकैश करने में किसी भी परिस्थिति को माहिर होते हैं। दोस्तों चूंकि आज कि जो ये बहस चल रही है वो जाति पर चल रही है, जातिगत आरक्षण पर चल रही है, महिलाओं के आरक्षण में कोटा पर बहस चल रहा है। और इस बहस में, इस बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक कौन है? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किससे है? समाजवादी पार्टी के साथ। मंडल आयोग आरक्षण पर भारत के राजनीतिक इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट 1990, जब भारत की राजनीति बदल गई। कहा जाता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद ही देश की सत्ता के समीकरण में एक 180 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं ना परिवर्तन, वो उसके बाद दिखा कि विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों से, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार में तो आज तक 90 के बाद कोई अग्र जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना नहीं और बनने के बारे में सोच नहीं सकता। तो ऐसी जो परिवर्तन आई देश की राजनीति में, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका रही थी मंडल आयोग के लागू होने का। दोस्तों आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए, जब आज अखिलेश यादव, जब आज प्रियंका गांधी लोकसभा के अंदर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इस कोटे में कोटा होना चाहिए, पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, दोस्तों तो निश्चित रूप से मोदी तो उस मौके की तलाश कर रहा है। मोदी को मौका मिल गया है अखिलेश यादव के, धर्मेंद्र यादव के इस प्रकार के कमेंट से, जब मोदी ने उसका इस्तेमाल किया कि अखिलेश यादव को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे मित्र हैं। ऐसा ही धन्यवाद मुलायम सिंह यादव को दिया था नरेंद्र मोदी ने 2019 में, जब मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया था। दोस्तों तो मोदी तो ये तो लोगों को याद दिलाएंगे ना कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के बारे में किसने कहा था पहली बार,
जब काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई थी कि पिछड़े वर्गों को जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए, किसने कहा था कि इट मस्ट बी केप्ट इन द डस्टबिन? ही वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही थे ना जिन्होंने कहा था काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के बारे में कि ये इसको डस्टबिन में रखो। किसने जाति के आधार पर जनगणना बंद कराई थी देश में? 1931 में जाति के आधार पर अंतिम जनगणना हुई थी। 1941 में इसलिए नहीं हुआ कि पूरा विश्व युद्ध से प्रभावित था। लेकिन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था जातिगत आरक्षण के संबंध में? सवाल यह तो जो उठेगा ना मित्रों कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर, जो कि 1980 में बीपी मंडल ने सरकार को सौंपी, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 10 साल तक कुंडली मार के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी क्यों बैठे रहे? क्यों मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं किया राजीव गांधी इंदिरा गांधी की सरकार ने? क्यों जब मंडल आयोग की रिपोर्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया? ठीक है, यह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने कोई अच्छी मंशा से लागू किया, इस बात की पैरवी मैं नहीं कर रहा। वो लागू इसलिए किया गया कि देवीलाल के विद्रोह को कुचला जा सके। देवीलाल को उप प्रधानमंत्री पद से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बर्खास्त कर दिया था। क्यों बर्खास्त किया था? इसलिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे मेहम में जो उपचुनाव हुआ था हरियाणा में, जिस उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला उम्मीदवार थे, वहां जो हिंसा हुई थी, वहां जो आनंद सिंह डांगी जो उम्मीदवार चौटाला के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि ओम प्रकाश चौटाला इस्तीफा दे, लेकिन देवीलाल इसके लिए तैयार नहीं थे। और इसीलिए विवाद इतना बढ़ा कि देवीलाल को बर्खास्त करना पड़ा बीपी सिंह को। और देवीलाल ने दिल्ली में रैली बुला ली जाटों की, पूरा दिल्ली को घेरने का इंतजाम कर लिया जाटों से। और आपको पता है कि दिल्ली पूरी जो है जाट से घिरा हुआ है, चाहे राजस्थान के जाट हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हो, चाहे हरियाणा पंजाब के जाट हो, दिल्ली में भी कोई जाट कम थोड़े ही हैं। और देवीलाल को समर्थन था पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर का, जाटों के साथ राजपूत बिरादरी भी साथ। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली घिरा हुआ किससे है? हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। और जब जाट और राजपूतों की दोस्ती होती है, चूंकि राजपूत विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की तुलना में चंद्रशेखर कुछ उन दिनों लोकप्रिय होते जा रहे थे। चूंकि होता क्या है कि कई बार सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे थे पीएम बनने के बाद से। तो इसी डर के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दिया। लेकिन लागू होने के बाद क्या हुआ? लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राजीव गांधी का वो भाषण मौजूद है, लोकसभा की लाइब्रेरी में मौजूद है। वो राजीव गांधी के द्वारा मंडल आयोग के खिलाफ दिया गया वो भाषण, यदि इस देश का कोई भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति पढ़ेगा, कोई भी इस देश में एक भी व्यक्ति अगर ओबीसी में जन्म लिया है और राजीव गांधी को वो भाषण पढ़ ले, तो 7 जन्मों तक कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के खिलाफ उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मतलब अधिकतर राज्यों में सरकार भी तो उन दिनों कांग्रेस की ही थी। लेकिन जहां नहीं भी सरकार थी कांग्रेस की, वहां भी सड़क पर जिस प्रकार का हिंसक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था, इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा देश में। तो अगर वो रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी, और चूंकि बीजेपी के लोग हर परिस्थिति को, इनका बीजेपी तो नेहरू जी तक पहुंचती है, तो राहुल गांधी के पिता, प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? और दूसरा छोड़ दीजिए ना, मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान, लालू यादव की सरकार के दौरान बिहार के अंदर क्या हुआ था? अति पछड़ा वर्ग को कि जितनी भी सुविधाएं थी जो कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने उपलब्ध कराया था, क्योंकि बिहार में
जो आरक्षण लागू था मंडल आयोग के लागू होने से पहले, वो मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर थी, जिसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण अलग किया हुआ था। लालू यादव की सरकार ने दोनों को मिला दिया, मंडल आयोग लागू हुआ, सब खत्म। वो तो नीतीश कुमार के आने के बाद फिर से अति पिछड़ों का आरक्षण अलग किया गया। तो ये सब कई चीजें रिकॉर्ड के अंदर है, और इतिहास को पलटकर, इतिहास को कुरेद कर, इस प्रकार के भाषणों का इस्तेमाल करके चुनावी लाभ लेने में भारतीय जनता पार्टी की मास्टर ही आज के दिन में तो बताने की आवश्यकता नहीं है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे मणिशंकर अय्यर के एक बयान कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री 7 जन्म में नहीं बन सकता, इससे तो मैं चाय बेचवाऊंगा। प्रियंका गांधी का हुआ बयान, जब प्रियंका गांधी ने कहा कि यह नीच किस्म का व्यक्ति है, का इस्तेमाल, मौत का सौदागर, जब सोनिया गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में, तो फिर इन बयानों का कैसे इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, इसका मिसाल मिलना इतिहास में दुष्कर है दोस्तों। तो आज अखिलेश यादव ने जो मौका दिया नरेंद्र मोदी को, उस मौके का अब कैसे नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करेंगे कहना मुश्किल है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी नजर तो हर उस खबर पर बनी होती है जिस खबर के तह में जाकर, जिसका गुण दोष के आधार पर विश्लेषण आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमारा प्रयास होता है आप तक उन विषयों को पहुंचाना। आपको हमारा विश्लेषण कितना पसंद आता है, ये तो आप जनार्दन बताएंगे कमेंट करके। हमारे लिए दर्शक हमारे भगवान हैं, ठीक है। आप बताएंगे कमेंट करके। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो आपसे केवल एक आग्रह है दोस्तों कि आप हमारा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने भी अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपके आभारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।